ननद जी अब उठ भी जाओ, 9 बज चुका है। आज तुम्हारी शादी है ना? शादी है तो मैं क्या करूं, वो तो शाम को है ना। लेकिन अभी तो हल्दी की रस्म होनी है, हल्दी के बिना शादी कैसे होगी? मैं नहीं उठ सकती, बहुत नींद आ रही है। यहाँ हल्दी लाओ और ऐसे ही मुझे हल्दी लगा दो। ये बात सुनकर शीतल को हंसी आ गई। उसने कहा ये मजाक मत करो ननद जी, उठ भी जाओ, अब बिस्तर पर हल्दी होती है क्या? इतना भी आलस अच्छा नहीं है। पायल हद से ज्यादा आलसी थी। पूरे इलाके में अपने आलस की वजह से वो फेमस हो चुकी थी। बिस्तर से वो उठती नहीं थी और कभी बिस्तर से थोड़ी देर के लिए भी उठना पड़ जाए तो उसे मौत आ जाती थी। जो अपनी शादी के दिन बिस्तर से न उठना चाहे वो कितनी आलसी हो सकती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, कुछ महीने पहले की बात है। जब शीतल ने इस घर में बहू बनकर पहली बार कदम रखा, तब उसकी सास बिमला ने उसकी आरती उतारी और कहा, बहू एक बार अपनी ननद के कमरे में जाओ, उससे मिल लो। हाँ माँ जी जाती हूँ, लेकिन ननद जी बाहर क्यों नहीं आई? वो बाहर नहीं आती, तुम ही उसके कमरे में जाओ। शीतल पायल के कमरे में गई। पायल सो रही थी। आओ आओ भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ ननद जी? अभी सोई हुई क्यों? तबीयत खराब है क्या? तभी बिमला ने कहा, मेरा नसीब खराब है। मतलब इतनी आलसी बेटी जो पैदा किया है मैंने, ये आलस के चक्कर में कुछ भी छोड़ सकती है। माँ अभी ये सब शुरू मत करो, सुबह के 10 बजे मुझे नींद आ रही है, मुझे और 3-4 घंटा सोने दो। हाँ सो जा, पता नहीं तेरी शादी कैसे होगी, कौन शादी करेगा तुझ जैसी आलसी लड़की से। इसी बात से बिमला हमेशा परेशान रहती थी। खैर, उसके बाद तो शीतल को भी पता चल ही गया कि उसकी ननद कितनी आलसी है। शीतल ने देखा कि पायल सिर्फ बाथरूम जाने के लिए और नहाने के लिए बिस्तर से उठती है और पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। खाना भी उसे बिस्तर पर ही चाहिए होता है। ननद जी खाना लग गया है, बाहर आओ। बाहर? नहीं भाभी, बाहर जाते जाते मेरा पैर दुख जाता है, मुझे यहीं पर खाना दे दो। अरे चावल है, अंडा है, ये सब कोई बिस्तर पर खाता है क्या? मैं खाती हूँ, आपको क्या? आपको जैसा बता रही हूँ वैसा ही कीजिएगा। मैं अपने बिस्तर पर ही खाना खाती हूँ और उसी बर्तन में हाथ भी धोती हूँ, मुझे यहीं पर खाना दे दीजिए। बहू उससे बहस मत करो, अभी चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर की शांति तहस नहस कर देगी। वो जो बोल रही है वैसा ही करो। इसी तरह दिन बीतता गया और कुछ महीनों बाद पायल के लिए बिमला ने लड़का देखना शुरू किया। अब तो सुधर जा बेटी, अब तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, थोड़ा घर का कामकाज भी सीख ले। क्या होगा कामकाज सीख के? मैं चलते चलते थक जाती हूँ, काम कैसे करूंगी? तो क्या करेगी ससुराल में? पूरा दिन बस आराम करूंगी, और क्या? और ससुराल वाले क्या कहेंगे? कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तेरी भाभी को देख, हर काम में माहिर है वो, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं तेरी भाभी की। अपनी भाभी से तो कुछ सीख ले। नहीं माँ, जो मुझसे शादी करेगा उसे मुझसे ऐसे ही शादी करनी होगी, मेरे बारे में सब कुछ जानकर। बहस में पायल हमेशा जीत जाती थी। जो हाथ पैर चलाने में थक जाती है उसे जबान चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। बिमला लड़का ढूंढने लगी। एक लड़का पायल को देखने के लिए आया, साथ में उसकी माँ भी आई। अरे बिमला जी, अपनी बेटी को तो बाहर बुलाइए। हाँ, बहू पायल को ले आओ। शीतल कमरे में गई और देखा कि पायल बिस्तर पर ही सोई हुई थी। ये क्या पायल, मैंने 2 घंटे पहले तुमको तैयार होने के लिए कहा था, साड़ी भी रख कर गई थी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। बाहर लड़के वाले बैठे हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं अभी तैयार नहीं हो सकती, अगर लड़के वालों को देखना ही है तो कमरे में आकर देखने के लिए बोलो भाभी। शीतल बाहर गई और लड़के वालों से कहा, सॉरी पायल कमरे से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग कमरे में आइए। ये कैसी लड़की है, हम उसे देखने आए हैं और वो कमरे से निकल ही नहीं सकती। हम इससे हमारे बेटे की शादी नहीं कराएंगे। चल बेटा, ऐसी लड़की से शादी करने से तो पूरी जिंदगी कुंवारा बिताना अच्छा है। ऐसे ही 2-3 लड़के भाग गए। सच में ऐसी लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा? बिमला मुश्किल में पड़ गई। बहू अब मैं क्या करूं, घर में कुंवारी जवान लड़की का होना एक माँ के लिए बोझ है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, तुम किसी भी तरह से इसकी शादी करवा दो बस। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ननद जी की शादी तो करवाऊंगी ही, साथ साथ उनका आलस भी गायब कर दूंगी। शीतल के दिमाग में एक प्लान था। उसका एक दूर का भाई था, उसका नाम रोहन था, लेकिन रोहन के साथ शीतल का रिश्ता बहुत गहरा था। शीतल हर साल रोहन को राखी पहनाती थी, भाई दूज में अपने घर बुलाती थी। शीतल ने रोहन से बात की। रोहन ने कहा, ठीक है दीदी, मैं शादी करूंगा आपकी ननद से। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो समझ गए हो ना?
हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। रोहन के साथ पायल की शादी फिक्स्ड हो गई। बिमला तो बड़ी खुश हुई और ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। लेकिन पायल बिस्तर से उठने को राजी नहीं थी। शीतल ने उसे कुछ नहीं कहा। बिस्तर पर ही पायल की हल्दी की रस्म पूरी हो गई। शाम हो गई और किसी भी तरह बिस्तर से उठकर पायल ने शादी का लहंगा पहना। भाभी, लहंगा पहनते पहनते तो मैं थक गई, मुझे अभी सोना है। बदतमीज लड़की, अभी सोना है मतलब? तेरी भाभी ने इतनी मेहनत करके तेरे लिए लड़का ढूंढा है। वो लड़का अभी बारात लेकर यहाँ आ जाएगा और तुझे अभी सोना है। कोई बात नहीं माँ जी, इसे सोने दीजिए। आज इस घर में इसका आखिरी दिन है। बारात आ गई लेकिन पायल बिस्तर से नहीं उठी, इसीलिए रोहन कमरे के अंदर ही शादी करने चला आया। अरे तुम सो ही रहो पायल, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, शादी तो ऐसे ही होगी। थैंक यू सो मच रोहन, तुमने मुझे समझा। तुम्हारा पति जो बनने वाला हूँ, समझना तो पड़ेगा ही। पंडित जी को भी कमरे में ही बुलाया गया और वहीं पर शादी हो गई। पायल बिस्तर पर ही पड़ी रही और पंडित जी मंत्र पढ़ते गए। अगले दिन सुबह विदाई से पहले बिमला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसा पति मिला, कभी से नाराज मत करना। पायल ससुराल चली गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके बाद उसके साथ क्या क्या होगा। ससुराल में 2 दिन तक तो पायल की सास, ननद और नौकरों ने उसे खिलाए पिलाए, लेकिन उसके बाद रोहन ने कहा, मुझे एक नई नौकरी मिली है, उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। पायल तुम भी मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। रोहन पायल को लेकर बाहर चला गया और दोनों एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अगले दिन सुबह सुबह रोहन घर से चला गया। अब पायल घर में अकेली थी। पायल को अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो हमेशा से ही घर की लाडली बेटी थी और उसे सभी बहुत प्यार भी करते थे। इसीलिए वो जो भी बोलती थी सब लोग वही करते थे। उसके सामने खाना लाकर रख देते थे। लेकिन अब घर में अकेले पड़े पड़े पायल को भूख लगने लगी। अरे यार, बहुत भूख लग रही है, क्या खाऊं, घर में कुछ है भी तो नहीं। पायल चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर में तो वो अकेली थी, भला किस पर ही चिल्लाती। फिर भी भूख बर्दाश्त करके वो कुछ देर सोई रही, लेकिन अब भूख काबू के बाहर जा रही थी। माँ, भाभी मुझे खाने को दो, माँ, भाभी। पायल की रोने की हालत हो गई। अब उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए उसने अपनी भाभी को कॉल लगाया। क्या बात है, सुबह के 9 बजे कॉल कर रही हो, ये कैसे हो गया आज? भाभी बहुत भूख लगी है जोर की, झटपट बन जाता है, ऐसा कुछ बोलो ना। रोटी सब्जी बना लो। नहीं नहीं, रोटी सब्जी बहुत मेहनत का काम है, कुछ आसान सा बताओ। ठीक है तो फिर पोहा बना लो। शीतल उसे पोहा बनाने का तरीका बताती गई और पायल ने पोहा बना भी लिया। जिंदगी में पहली बार उसने कुछ बनाया, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लग गई। पोहा खाने के कुछ देर बाद उसे फिर से भूख लग गई। अब उसने खिचड़ी चढ़ा दिया। घर बहुत गंदा हो रखा था। खिचड़ी होते होते उसने घर भी साफ कर लिया क्योंकि उसे गंदगी से नफरत थी। ऐसे ही धीरे धीरे उसका आलस जाने लगा। शाम को रोहन लौटा तो देखा पायल ने उसके लिए खिचड़ी बनाकर रखी थी। अरे वाह, मेरे लिए खिचड़ी बनाई हो? हाँ, खा के बताओ। ऐसे ही 1 हफ्ते के अंदर पायल का आलस चला गया और वो घर का सारा काम सीख गई। तब जाकर रोहन ने उसे बोला, पायल, वो असल में मेरी कोई नई नौकरी नहीं लगी थी, मैंने तो झूठ बोला था। ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी लेकर यहाँ आया था। प्लान तो तुम्हें घर में अकेला छोड़ने का था, तुम तो 1 हफ्ते के अंदर ही सब कुछ सीख गई। समझ गई, भाभी भी इसमें शामिल है ना? हाँ, ये शीतल दीदी का ही प्लान था। लेकिन पायल ने बुरा नहीं माना, बल्कि शीतल को कॉल करके उसने थैंक यू कहा। अब उसे काम करने में मजा आ रहा था। तरह तरह का खाना भी बना रही थी वो। ये सुनकर बिमला के दिल को भी तसल्ली मिली और पायल खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। नीरा देवी अपने बेटे कुशल की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू रंजू के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे हैं? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताजा खाना खाने का भी शौक है। नीरा कभी बासी खाना नहीं खाती। ससुर जी की बात सुनकर रंजू परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताजा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताजा खाना बनाएगी। क्यों, बनाएगी ना बहू? हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताजा खाना।
रंजू अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन अरे रंजू, माँ अकेली रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं। रंजू अब खाना बनाने में सास नीरा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम रंजू के जिम्मे आ जाता है और तीनों वक्त का खाना रंजू को बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना, और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। नीरा देवी ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। रंजू रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो रंजू को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए रंजू जब रसोई में जाती है, दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई हूँ, कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। रंजू यही करती है। वो ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना रंजू फ्रिज में रख देती है। सुबह जब नीरा देवी फ्रिज खोलती हैं तो देखती हैं कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। तो तूने इतना सारा खाना बनाया है क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरियां तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। रंजू यही करती है। बासी आटे की पूरियां तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। कुशल कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद नीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। अरे अब क्या क्या हुआ तुम्हें है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ भाई। प्रमोद नीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद, बहू अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। जी पापा। रंजू खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? मम्मी जी, ये कल रात बनाई थी। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी, खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू, तू समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। रंजू नीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताजा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रंजू खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, रंजू ने बाहर से चाउमीन मंगवाए। ये इतने बड़े डब्बे में क्या है? मम्मी जी, इसमें चाउमीन है। लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। रंजू ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने उस चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटलों का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन कुशल के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। ये सुनते ही रंजू खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन रंजू खाने में काफी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। कुशल के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं।
अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है, और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। हाँ। और ये कश्मीरी दम आलू, आहा, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कश्मीर से आई है। थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद नीरा देवी जब रसोई में आती हैं, तो देखती हैं कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। रंजू बहू क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाए है? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा था कि कुशल के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम ही लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं, कुशल के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। रंजू बहू, ये बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताजा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता, दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब मम्मी जी? नीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और रंजू सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समा रहा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन रंजू आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। रंजू बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताजा खाना बना लिया है, ये खाना तू और कुशल खा ले। अब रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल खाते हैं। नीरा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताजा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो अब भी बहुत बच रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था? कुशल ऑफिस चला जाता है। अब रंजू को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही रंजू की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, उल्टियां करने लगती है। नीरा देवी कुशल को फोन करके सब कुछ बताती हैं। कुशल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और रंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रंजू का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है इन्होंने काफी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 3 दिनों तक इन्हें खाना है, और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कुशल रंजू को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से रंजू की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज तीनों वक्त ताजा खाना बनाने लगती है।